नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले वाले के शिफ्ट को वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ ना तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? इनपुट प्रक्रिया, प्रोग्रामिंग प्रक्रिया, आउटपुट प्रक्रिया या फिर प्रोसेसिंग प्रक्रिया। तो क्या कहलाएगा? तो देखिए आउटपुट प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जान लीजिए कि जो आउटपुट डिवाइस होता है वो कौन कौन सा होता है। देखिए मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। ठीक है, ये सभी जो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कि मोपला विद्रोह है वो किन वर्षों के मध्य हुआ था। तो बताना कि जो मोपला विद्रोह है वो किन वर्षों के मध्य हुआ था। तो देखिए जो मोपला विद्रोह है ना ये आपका 1921 से लेकर के 1922 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कुछ और जान लीजिए इसके बारे में। देखिए विद्रोह ने 1920 में कांग्रेस के द्वारा खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू हुआ था ये। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन से प्रेरणा लिया था ये आंदोलन ने। ठीक है, उसके जान लीजिए जो मोपला है ये केरल के दक्षिण मलाबार तट में स्थित है। ठीक है, उसके जान लीजिए कि जो है विद्रोह का कारण क्या था। यह जो विद्रोह हुआ था मोपला विद्रोह, इसका कारण क्या था होने का। तो देखिए इसका कारण क्या था कि नए काश्तकारी कानून था। ठीक है, उसके बाद था कि ब्रिटिश विरोधी भावना था। उसके बाद तीसरा क्या था कि सांप्रदायिक कौन नबुंदरी ब्राह्मणों के कारण था, जो जमींदार थे वो लोग। ठीक है, ये सभी कारण थे मोपला विद्रोह होने का। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या क्या है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताना कि जो साहित्य अकादमी है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए जो आपका साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साहित्य अकादमी भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि यह जो है भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिर जान लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुआ था। इसकी स्थापना जान लीजिए कि 22 मार्च। ठीक है, उसके बाद 1954 ईस्वी को हुआ था इसकी स्थापना। उसके बाद जान लीजिए कि इसका जो कार्यालय है कहाँ पर है, तो रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना ये आपका भारत में 1954 ईस्वी में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है, जिसके द्वारा साहित्यिक अकादमी भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स यानी कि 24 प्रमुख भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट कार्यों के लेखकों को प्रतिवर्ष प्रदान करता है इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या क्या कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो बताना है कि ये वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आइवलर को, कार्ल लिनियस को, मंगलवर को या फिर बंधम और हुकर को। तो देखिए ये जो आपका वर्गीकरण विज्ञान का जनक है ना किसे कहा जाएगा, तो कार्ल लिनियस को। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या क्या कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था। तो बताना कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका किस तारीख को हुआ था। तो किस तारीख को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और जान लीजिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। देखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग में यह जनसभा हुई थी। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि जनरल डायर ने अंधाधुंध भारी फायरिंग करने का आदेश दे दिया था। उसके बाद नतीजन क्या हुआ, तो नतीजन सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए इसमें। ठीक है, इसमें करीबन जो है आपका 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे। ठीक है, वो 300 करीब इसमें लोग मर गए थे, डेथ हो गए थे। ठीक है, उसके जान लीजिए कि इस हत्याकांड के कारण जो वो R N टैगोर ने, ठीक है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड वापस कर दिया था। ठीक है, फिर जान लीजिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि भी लौटा दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या क्या कि लाइकेन एक ऐसा जीव है जो पर नजर रखता है। तो किस पर नजर रखता है, तो देखिए आपका वायु प्रदूषण पर नजर रखता है। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या क्या कि येन जो है वो कहाँ की मुद्रा है। तो बताना कि ये जो आपका येन है ना वो आपका कहाँ की मुद्रा है। तो देखिए येन कहाँ की मुद्रा हो जाएगा, तो जापान देश की मुद्रा है येन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जापान के बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए जापान की राजधानी कहाँ पर है, तो जापान की जो राजधानी है ये आपका कहाँ है, टोक्यो है। ठीक है, कहाँ है, टोक्यो है। उसके बाद मुद्रा क्या है, तो मुद्रा आपका ये येन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जान लीजिए कि प्रधानमंत्री जो है अभी वहाँ पे कौन है, तो फूमियो किशिदा है। ठीक है, कौन है, फूमियो किशिदा जापान की प्रधानमंत्री अभी है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि देखिए यहाँ पे जो मालदीव है तो मालदीव की मुद्रा क्या है, तो मालदीव की मुद्रा जो है मालदीवियन रुपया है। ठीक है, उसके देखिए जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, दक्षिण कोरियाई वोन है। ठीक है, उसके जान लीजिए इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की मुद्रा क्या हो जाएगा, तो इंडोनेशियाई रुपया हो जाएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो बताना कि विधान परिषद किस राज्य में इनमें से है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपका आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए केवल 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। ठीक है, तो कौन कौन सा राज्य के करके देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, फिर बिहार हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना हो गया। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये कुल 6 राज्य है जहां पर क्या है, विधान परिषद है। ठीक है, यानी कि द्विसदनीय विधायिका है यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या क्या कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद ठीक है क्या होता है। तो बताना कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, यानी कि एनएनपी क्या होता है। ठीक है, तो एनएनपी का मतलब क्या होता है। देखिए एनएनपी का मतलब क्या था, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या था, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक है, तो यानी कि एनएनपी क्या है, तो देखिए एनएनपी क्या हो जाएगा। तो देखिए एनएनपी जो बराबर होता है यहाँ पे जो एनएनपी ठीक है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या आता है जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जीएनपी माइनस क्या था, मूल्य ह्रास होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो है एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनएनपी बराबर क्या होगा, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या क्या कि मैडम कामा के द्वारा स्टटगार्ट में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी कर लाया गया था। तो बताना है कि मैडम कामा के द्वारा स्टटगार्ट में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी कर लाया गया था। तो किसके द्वारा लाया गया था, तो देखिए इंदुलाल याग्निक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, इंदुलाल याग्निक, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या क्या कि सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू का अर्थ क्या होता है। तो बताना कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसमें से ये होता है कि एनआईयू का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एनआईयू का मतलब क्या हो जाएगा, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एनआईयू का मतलब नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ कुछ और भी कंप्यूटर में जो है टर्म होता है जो फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जामों में अक्सर। ठीक है, जैसे एक होता है क्या, ROM। तो ROM रोम का फुल फॉर्म क्या था, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है जान लीजिए कि CPU होता है। तो CPU का फुल फॉर्म क्या था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, क्या था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद कुछ जान लीजिए, जैसे एक होता है URL होता है। ठीक है, तो URL का फुल फॉर्म क्या था, देखिए यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है। क्या था, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए आपका USB। तो USB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक जान लीजिए आपका देखिए वायरस होता है एक। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए विक्टर इन्फॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज। क्या होगा, विक्टर इन्फॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक जान लीजिए TCP होता है। तो देखिए TCP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए एक होता है UPS। तो UPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, UPS का फुल फॉर्म। उसके बाद जान लीजिए एक होता है RAM। तो RAM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जान लीजिए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए एक होता है आपका ये SMPS होता है। ठीक है, तो SMPS का फुल फॉर्म क्या होगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके जान लीजिए एक होता है CD। तो CD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ टर्म है। ठीक है, जो अक्सर एग्जामों में देखने को मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या क्या कि निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है। तो कौन नहीं है, तो देखिए ये नहीं है, PROM नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए फ्लॉपी, उसके बाद CD-ROM, उसका चुंबक टिप, ये जो सब जो है आपका क्या है, सहायक मेमोरी का भाग है। ठीक है, बाकी प्रोम जो है आपका ना, ये आपका सहायक मेमोरी का भाग नहीं है। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन क्या होगा, यानी कि आप ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो PROM, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म क्या था, इसका फुल फॉर्म था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, क्या था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, ये जो होता है ये सहायक मेमोरी का हिस्सा नहीं होता ये। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या क्या कि 2020 में आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो बताना है कि 2020 में आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो किसे मिला था, रॉबर्ट बी विल्सन को मिला था। ठीक है, किसे, रॉबर्ट बी विल्सन को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या क्या कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस किसकी एक पहल है। तो बताना है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस किसकी एक पहल है। तो किसकी पहल है, यूरोपीय संघ की पहल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या क्या कि निम्न में से किसी 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। तो बताना है कि 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर का पुरस्कार किसे दिया गया था। तो देखिए गली बॉय को मिला था कि, ठीक है, किसे, गली बॉय को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार, ठीक है, यह जो है
पुरस्कार भारत के हिंदी भाषा फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके जान लीजिए पहली बार जो है ना ये आपका 1954 ईस्वी में टाइम्स समूह की फिल्म फेयर पत्रिका के द्वारा शुरू किया गया था। उसके जान लीजिए कि 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार जो है वो इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम जो कि गुवाहाटी में है वहाँ पे आयोजित किया गया था। इसमें से ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आपका गली बॉय मिला। ठीक है, उसके बाद इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको मिला गया था, तो जोया अख्तर को। ठीक है, गली बॉय के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला था, तो रणवीर सिंह को। ठीक है, वही गली बॉय फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो आपका आलिया भट्ट गली बॉय के लिए मिला था इसमें। ठीक है, तो ये सब कुछ टर्म याद रखिएगा इससे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या क्या कि पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है। तो बताना है कि पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए एप्पल हो जाएगा। ठीक है, पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए एप्पल यह पहला भारतीय संचार उपग्रह है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि इसका पूरा नाम क्या है, तो एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर से जान लीजिए क्या होता है कि इसका पूरा नाम एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जान लीजिए होता है रोहिणी RS-1। तो रोहिणी RS-1 जो है ना भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण था। ठीक है, फिर जान लीजिए कि इसका उपयोग जो है SLV-3 के दूसरे प्रायोगिक परीक्षण के उड़ान के मापने के लिए किया गया था। ठीक है, उसके जान लीजिए कि इसे 18 जुलाई 1980 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, किसे, रोहिणी RS-1 को। ठीक है, कब परीक्षित किया गया था, 18 जुलाई 1980 ईस्वी को। और जान लीजिए कि देखिए यह जो आर्यभट्ट है ना, ये आर्यभट्ट के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए यह भारत का पहला उपग्रह था। ठीक है, और इसे 19 अप्रैल 1975 को U-11 इंटर कॉस्मोस का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम, शॉर्ट में क्या नाम है इसका, मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, ये जो है ना मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसे अनौपचारिक रूप से मंगलयान कहा जाता है, भारत का पहला मार्स ऑर्बिटर है। ठीक है, और इसे 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। कब, 5 नवंबर 2013 ईस्वी को। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या क्या कि पृथ्वी ग्रह का यह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है क्या कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, तो देखिए जीवमंडल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, जीवमंडल, यानी कि आप ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जीवमंडल होता क्या है, तो पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन होता है उसे जीवमंडल कहलाता है। ठीक है, जो है ना यह जीवित जीवों और अजैविक जीवों दोनों कारकों से बना होता है। ठीक है, जिनमें वे ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या क्या कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार है जो केवल संगीत से संबंधित है। ठीक है, तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो केवल संगीत से संबंधित हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, तो देखिए ग्रैमी पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार जो है वो केवल संगीत से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या क्या कि सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है। तो बताना है कि सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है, प्रकाश मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल या फिर वर्णमंडल। तो देखिए ये जो आपकी सूर्य की चमकती सतह वो क्या कहलाएगा, तो प्रकाश मंडल कहलाएगा। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सूर्य जो है ना इसका व्यास लगभग कितना था, लगभग 14 लाख इसका व्यास होता है सूर्य का। ठीक है, 14 लाख क्या, 14 किलोमीटर। ठीक है, उसके जान लीजिए कि यह जो है ना आपका 71% जो है ना आपका 71% हाइड्रोजन इसमें है। उसके बाद 26 पॉइंट लगभग जो आपका हीलियम है, वो 2.5% लगभग इसमें अन्य तत्व मिलकर बना हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद एक चीज जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन देखने को अक्सर मिल जाता है क्या कि सूर्य का जो प्रकाश है ना वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो 8 मिनट और 20 सेकंड समय लग जाता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या क्या कि 49वीं समानांतर रेखा डैश के बीच की सीमा रेखा है। तो बताना है कि 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच की सीमा रेखा हो जाएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का। ठीक है, किसके बीच का, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा क्या है, तो 49वीं समांतर रेखा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समांतर रेखा से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन जान लेते हैं जो अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि ये होता है 17वीं समांतर रेखा। तो 17वीं समांतर रेखा जो है ना ये आपका देखिए दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, 17वीं समानांतर रेखा जो है ये आपका दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम की सीमा रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा आपका जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। ठीक है, उसके बाद मैकमोहन रेखा जो है ये आपका भारत और चीन का सीमा रेखा है। ठीक है, उसके बाद है मेजिनोट रेखा, मेजिनोट रेखा आपका जर्मनी और फ्रांस का सीमा रेखा है। ठीक है, उसके जान लीजिए हिंडनबर्ग रेखा, जो हिंडनबर्ग रेखा है ना ये आपका पोलैंड और जर्मनी की सीमा रेखा है। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी की सीमा रेखा है। उसके जान लीजिए डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा जो है ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। ठीक है, उसका देखिए आपका 38वीं समानांतर रेखा, तो 38वीं समानांतर रेखा जो आपका दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा जो है ये आपका दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया की सीमा रेखा है। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखिएगा यहाँ से। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक भी करें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या क्या कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। ठीक है, किसके समय में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि
यह कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था, ठीक है, अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्या में हुआ था ये, ठीक है। ये जान लीजिए किसी हत्याकांड के कारण जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था, ठीक है। और उसके बाद महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिया था इसी हत्याकांड के कारण, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, क्या क्या कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो बताना कि प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है, ठीक है। तो देखिए शिव कुमार शर्मा, ये जो शिव कुमार शर्मा है ना, ये आपका प्रसिद्ध संतूर वादक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वह एक संगीतकार और संतूर वादक हैं। फिर जान लीजिए कि वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। ये जो पंडित शिव कुमार शर्मा है वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? तो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि उस्ताद बिंदा खान जो है ये आपका सारंगी वादक है, ठीक है। उस्ताद बिंदा खान सारंगी वादक है। उसके बाद सज्जाद हुसैन जो है ये आपका संगीतकार थी। फिर आपका एक निखिल बनर्जी, ठीक है। तो निखिल बनर्जी जो है ना ये आपका सितार वादक है। निखिल बनर्जी कौन है? सितार वादक है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, क्या क्या कि सापेक्षता का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो बताना है कि जो आपका सापेक्षता का सिद्धांत है वो किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका सापेक्षता का सिद्धांत है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो अल्बर्ट आइंस्टीन से, ठीक है। किससे? अल्बर्ट आइंस्टीन से, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्या क्या कि उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? तो बताना है कि उर्वरक में क्रांति का संबंध किस रंग से हो जाएगा, ठीक है। तो किस रंग से होगा? तो धूसर रंग से हो जाएगा, ठीक है। कौन सा रंग? धूसर रंग। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए देखिए एक होता है पीली क्रांति, पीली क्रांति आपका तिलहन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति आपका दूध से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद एक होता है काली क्रांति, काली क्रांति जो है आपका पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका लाल क्रांति, तो लाल क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मांस और टमाटर उत्पादन से, ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका गोल्ड क्रांति, तो ये जो गोल्ड क्रांति है ना ये आपका आलू से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद एक होता है फाइबर क्रांति, ये फाइबर क्रांति आपका जो है किससे? तो कपास से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। एक होता है नीली क्रांति, तो नीली क्रांति किससे होता है? मछली उत्पादन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है गुलाबी क्रांति, ये आपका झींगा उत्पादन से होगा। उसके बाद धूसर क्रांति उर्वरक से हो जाएगा। हरित क्रांति आपका अनाज से हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति जो है आपका शहद और बागवानी से हो जाएगा, ठीक है। रजत क्रांति आपका अंडा और कुक्कुट से हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुक्कुट मैंने क्या था? मुर्गा पालन होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये सब भी कुछ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, क्या क्या कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा था? तो बताना है कि जो प्लासी का युद्ध है ना वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा था? तो किसने लड़ा था? तो सिराजुद्दौला ने, ठीक है। किसने? सिराजुद्दौला ने, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे कब हुआ था? तब 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई जीती और नवाब को सभी मांगों को मांगने के लिए मजबूर कर दिया था इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, क्या क्या कि निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? तो इसमें से अदिश राशि कौन है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए अदिश राशि कौन होगा? तो द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। देखिए अदिश राशि होता क्या है? तो अदिश राशि वो होता है जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, ठीक है। वो होता है अदिश राशि, ठीक है। देखिए सदिश राशि एक होता है। सदिश राशि क्या होता है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, वो होता है सदिश राशि, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे बल, संवेग, वेग ये आपका तीनों क्या होगा? सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। बाकी द्रव्यमान आपका जो होगा अदिश राशि। देखिए एक पहचानने का ट्रिक है, जो सदिश राशि होगा ना उसमें अक्सर जो है आपका ब और वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक ब और एक वो, ये दोनों अक्सर देखने को मिल जाएगा, वो लगभग सदिश राशि होगा, ठीक है। बाकी अदिश राशि उसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए अदिश राशि अभी बताया कि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है वो और कोई दिशा नहीं होता वो अदिश राशि कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि द्रव्यमान हो गया, गति हो गया, आयतन हो गया, ठीक है। उसका एक होता है सदिश राशि, अभी जस्ट बताई थी, क्या होता है कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता हो वो सदिश राशि कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि उसके विस्थापन हो गया, वेग हो गया, संवेग हुआ। इसमें बताए थे एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या बताई थी कि इसमें लगभग वो और बो होगा, ठीक है। जैसे वेग है, संवेग है, ठीक है, कहीं पे वो और बो इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सदिश राशि में इसमें आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, क्या क्या कि किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो किस नियम के अनुसार होता है? तो देखिए आपका बोयल का नियम के अनुसार होगा, ठीक है। किसके अनुसार? बोयल के नियम के अनुसार, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बोयल के नियम के अनुसार जो है ना स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेशर होता है ना वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? वॉल्यूम का, 1/v का, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। पी व्युत्क्रमानुपाती 1/v, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि यहाँ पे जो है ना चार्ल्स का नियम, एक होता है चार्ल्स का नियम। ये क्या होता है? तो स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी समानुपाती किसका होता है? टेम्परेचर टी का, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, क्या क्या कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो देखिए आपका न्यूयॉर्क में स्थित हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके जान लीजिएगा संयुक्त राष्ट्र का जो गठन है ना ये हुआ था कब? 24 अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद 1945 ईस्वी को हुआ था। उसके जान लीजिए कि वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं, ठीक है। उसके जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ, जब चीन,
फ्रांस, यूके, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों और अधिकांश अन्य देशों ने इसकी पुष्टि की थी तब जाकर के, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर था? न्यूयॉर्क, ठीक है, जो कि यूएसए में स्थित है, वहां पर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कि किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? तो बताना कि कौन सा देश है जिसने 5 बार राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किया है। तो कौन हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया कब? तो बताना है कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया था? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य होता क्या? तो देखिए 1976 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने क्या किया? तो एक अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद 21 ये को जोड़ दिया गया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें क्या हुआ? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है दिल्ली को भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये है 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? तो अधिनियम ने 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके एक नई अनुच्छेद 300 में एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं क्या क्या कि निम्न में से क्या परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? तो बताना है कि इसमें से क्या है जो परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। तो क्या नहीं है? तो देखिए बड़ी आंत, ठीक है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये आपका परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे जो रक्त है, हृदय है, धमनियां है, ये आपका तीनों जो आपका परिसंचरण तंत्र का भाग है, ठीक है। देखिए रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि यह कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों पहुंचाता है और कचरे को हटाता है इससे, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि हृदय जो है वो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त पंप करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या क्या कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था, ठीक है। किसने? एम.एन. रॉय ने, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो कि अस्थायी रूप से बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक। फिर जान लीजिए कि जो बी.एन. राव है ना, ये बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है, बी.एन. राव को। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं क्या क्या कि सेब से संबंधित रोग को डैश के रूप में जाना जाता है। तो बताना कि सेब से संबंधित रोग को किस रूप से जाना जाएगा? तो कौन सा रूप से जाना जाएगा? तो फायर ब्लाइट, ठीक है। कौन सा? फायर ब्लाइट, यानी कि आप ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या क्या कि निम्न में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो बताना कि कौन सा परियोजना है जो उत्तराखंड से संबंधित है इसमें से, ठीक है। तो देखिए टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, ये जो आपका टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है ना, ये आपका परियोजना उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या क्या कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या क्या कि जन शिक्षण संस्थान यानी कि JSS किसके तत्वाधान में संचालित होता है? तो किसके तत्वाधान में संचालित होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन छूट गया, ठीक है। किसके द्वारा ये होता है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसके तहत होता है? देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आपका ये कौशल, ठीक है, ये आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है, और उद्यमिता मंत्रालय के तहत होता है ये, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं क्या 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 प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ पर अवस्थित है? तो बताना कि जो प्रसिद्ध गोल गुंबज है वो कहाँ पर ही है, ठीक है। तो कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसे मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था गोल गुंबज को, ठीक है। फिर जान लीजिए कि यह कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। उसे जान लीजिए कि दुनिया का सबसे चिनाई वाला गुंबद है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं क्या क्या कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू किया गया था? तो बताना कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू किया गया था? तो कब चालू किया गया था? तो 1969 ईस्वी को, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं क्या क्या कि इंद्रधनुष ढांचा भारत सरकार की एक पहल है या किसके लिए है? तो किसके लिए हो जाएगा? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सुधार के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं क्या क्या कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बताना है कि सरदार सरोवर बांध जो है आपका किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया? तो नर्मदा नदी पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए इसके बारे में कुछ और जान लीजिए। देखिए सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है।
फिर जान लीजिए कि सरदार सरोवर बांध जो ये आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पानी और ऊर्जा प्रदान करता है इसमें। उसके बाद जान लीजिए इस परियोजना की जो आधारशिला है ना वो आपका 5 अप्रैल, ठीक है, उसके बाद 1961 ईस्वी को 1961 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, ठीक है। फिर जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 ईस्वी में बांध को राष्ट्र को समर्पित किया था इसमें, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखिए गंगा नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, बड़ी नदी है, ये राष्ट्र नदी भी है गंगा नदी, ठीक है, भारत की राष्ट्र नदी है। फिर जान लीजिए गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। उसके जान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमयुंडक ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स, कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।